गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज अपन जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इकाई स्टार्ट कर रहे हैं आपके बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी का जैसे मैंने कल की कक्षा के अंदर मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। प्रीवियस कक्षा के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या बायोलॉजी की परिभाषा होती है, उसकी ब्रांचें क्या होती है, और उनके जो जनक है, फादर्स है, उनके बारे में अपन ने जो प्रीवियस वीडियो थे उनके बारे में अपन ने बात की थी। तो बच्चों, आज की जो कक्षा में अपन जो बात करने जा रहे हैं, आज की कक्षा में बात करें तो आज अपन बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने, जो है ना जीव विज्ञान के अंदर जो अपन ने इकाई स्टार्ट की है, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अनुसार जो इकाई है आपकी, वो इकाई है। थोड़ा यहाँ पे फोकस पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कवर यहाँ पे कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बात करें कि जो इकाई है अपनी, ठीक है, इकाई है कोशिका संरचना एवं कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर इसका दिया हुआ है, शॉर्ट में और स्वीट और शॉर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन एनसीईआरटी के अनुसार डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नीट का जो पेपर बनता है, जो डॉक्टर के लिए जो टेस्ट लगता है, आपका नीट का एग्जाम लगता है, उसके लिए जो पेपर होता है एनसीईआरटी से बनता है। तो एनसीईआरटी से ही अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछ जाते हैं। आप ऑब्जेक्टिव की बात करो तो ये भी एक जरूरी है, और आप बेसिक नॉलेज की बात करें तो उसमें भी आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करें अपन कि इसकी जो अपने इकाई है कोशिका संरचना कार्य, ये तीसरी जो इकाई है अपनी ये है। और इसमें जो अपना जो चैप्टर है वो है आपका 8 नंबर का जो चैप्टर है, अध्याय 8 है, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है कोशिका जो है जीवन की इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। कोशिका क्या है बच्चों? जीवन की इकाई है। ये जो यूनिट है अपन स्टार्ट आज करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले अपन को जो एक मुख्य बातें जो पॉइंट डिस्कस करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपके एनसीईआरटी के अनुसार ही है। तो इसमें एक चीज अपन को पहले ये पता होनी चाहिए कि जीवन क्या होता है, सजीव और निर्जीव क्या होता है, ठीक है। सजीव वो होता है जो सजीवता के लक्षणों का प्रतिरूपण करता है, सजीवता के लक्षण दर्शाता है, ठीक है, जैसे गमन करना, पाचन क्रिया करना, ठीक है। निर्जीव क्या होता है? तो स्थूल होता है, एक ही जगह रहता है और किसी प्रकार के सजीवता के लक्षण का प्रदर्शन नहीं करता है, जैसे पत्थर है, निर्जीव है, ठीक है। और जो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो भी है, सारे सजीव होते हैं। तो सजीव अपन जो चारों तरफ अपन देखते हैं, जिसमें जैसे प्रस्तावना में आपके दिया हुआ है, तो वो बात मैं आपको बता देता हूँ कि चारों तरफ देखते हैं तो अपन दोनों तरफ के जीव, सजीव भी देखते हैं, निर्जीव वस्तुएं भी देखते हैं। और जो सजीव होता है, ठीक है, वो तो सजीव होता है। सजीव क्या होता है? वो सजीवता के लक्षण प्रदर्शित होता है। सजीवता के लक्षण जैसे गमन करना, पाचन क्रिया करना, श्वसन क्रिया करना, ठीक है। और जितनी भी जो क्रियाएं होती है वो दर्शाता है। और वही क्रियाएं क्यों होती है? ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों? सजीव के अंदर ये कोशिका की वजह से होती है। सारी की सारी जो क्रियाएं होती है सजीव के अंदर, जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या किसकी वजह से होती है? कोशिका की वजह से होती है। और कोशिका क्या होता है? कोशिका से क्या होता है बच्चों? उत्तक का निर्माण होता है, आपको होता है, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो कोशिका होती है, ठीक है, जैसे कोशिका है और कोशिका का समूह, समान कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, ठीक है, उत्तक। और उत्तक क्या करता है? विशेष कार्य करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो सजीव शरीर का जो निर्माण होता है, ठीक है, एक सिंपल सी बात बताएंगे, आपके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक दीवार होती है बच्चों, ये दीवार होती है, तो उसमें जैसे ईंट से बनी होती है दीवार, ठीक है, ठीक है। ये जो दीवार होती है वो किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है। इसी प्रकार से जो अपना शरीर होता है, सजीवों का शरीर होता है, वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीव का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं मिलकर, ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है ना, वो बनाती है। अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और बहुत मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों में संख्या में होती है पूरी कोशिकाओं में। तो अपना जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे दीवार होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है ना, दीवार जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो सजीवों का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। संरचनात्मक व क्रियात्मक
इकाई को कोशिका कहते हैं, ये परिभाषा है सभी सजीवों की, सभी सजीवों की, देखो ये होगी परिभाषा, सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका। ये तो होगी परिभाषा जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में अपन ने बात करी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करें तो इसमें आती है कि ये कोशिका है क्या, ठीक है, कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है, तो मैंने पहले ये लाइन लिख दी कि सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है, और सभी जीवधारियों का अंदर, सभी जीवधारियों का अपन बात करें, सभी जीव स्वतंत्र अस्तित्व यापन और जीवन की सभी आवश्यकता कार्य करने के लिए में सक्षम होता है, किसकी वजह से होता है, कोशिका की वजह से होता है। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ये तो होगी परिभाषा। लेकिन यहाँ पर ये और होता है सभी जीवधारी होते हैं ना, सभी जीवधारी, सभी सजीवों की स्वतंत्र जो अस्तित्व यापन जो होता है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य जो करने में सक्षम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कोशिका के कारण ही होता है इनके अंदर। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ दो चीज बताई है आपको यहाँ पे कि सभी सजीवों का जो स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में जो सक्षम होते हैं, ठीक है, जीवन के सभी आवश्यक जो कार्य में करने में सक्षम होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ये सारा का सारा जो पॉसिबल है या है किसकी वजह से, कोशिका की वजह से होता है सारा का सारा काम। स्वतंत्र अस्तित्व उनका कोशिका की वजह से होता है कि सारे काम होते हैं दूसरे पे निर्भर नहीं, अपने अंदर सारे काम होते हैं कोशिका ही करती है, ठीक है। तो उसमें दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं, अपने अंदर बॉडी के अंदर जो काम होता है वो अपना शरीर की कोशिका अपने शरीर के करेगी, दूसरे शरीर की कोशिका अपने लिए काम नहीं करेगी। तो उनका एक स्वतंत्र जीवधारी का स्वतंत्र अस्तित्व कोशिका की वजह से होता है। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में जो जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं, जैसे अपन देखने का, सूंघने का, बोलने का, सुनने का, जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं ये किसी कोशिका की संरचनात्मक वजह से तो हो रहे हैं सारे, ठीक है, सारी कोशिकाओं से मिले हुए। तो ये जो कार्य होते हैं किसकी वजह से होते हैं, सारे के सारे जो कार्य हो कोशिका की वजह से ही होते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट बात आती है, देखो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है एंटोन, पहले भी नाम आया था, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने पिछली वाली प्रीवियस जो वीडियो जो लेक्चर डाला था उसमें भी मैंने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम डाला था, क्योंकि आपको पता होगा रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल थी, जो मृत कोशिका थी, जो कास्ट कोशिका कोरक के अंदर जो कोशिका थी उसकी खोज की थी, कोरक कोशिका की खोज की थी। कोरक क्या है, लकड़ी का सूखा टुकड़ा, उसके अंदर मृत कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया था उस टाइम, है ना, उस टाइम क्या हो गया था, सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता उसका आविष्कार हो गया था। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसको देखा था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। इन्होंने किस कोशिका को देखा था, ये भी तो प्रोटोजोआ देखा था, स्पर्मेटोजोआ देखो, जीवाणु कोशिका को इसने देखा था, ये भी याद रखना। और एनिमल क्यूल नाम दिया था इसको, नाम क्या दिया था यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन याद रखना इसको एनिमल क्यूल नाम दिया था। देखा कोशिका को, है ना, और उसको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया था। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन कई बुकों में दे रखा है ना। तो उसको एनिमल क्यूल नाम दिया था। इसने जो कोशिका को देखा ना, उसने जो सेलुली दिया था, रॉबर्ट हुक ने तो उसको सेलुली, है ना, और फिर सेल रॉबर्ट हुक के नाम से पढ़ा है ना, रॉबर्ट हुक ने उसको सेलुली कहा था, कोर के अंदर देखा उसके नाम पे सेल पड़ा था कोशिका का नाम। लेकिन इसने क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, देख अपना नाम भी चल जाए, इसने अपनी लगाई, अपने लगाई क्या है, अपना नाम भी चल जाए, तो अपना नाम चल जाए तो इसने एनिमल क्यूल नाम दे दिया इसका, ठीक है। और सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, कौन कौन सी कोशिका को देखा, प्रोटोजोआ कोशिका को देखा था, स्पर्मेटोजोआ कोशिका को देखा, जीवाणु जो कोशिका उनको इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। इसके बाद आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, याद रखना। मैं रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और जीवाणु कोशिका को देखा था सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार की वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल हो गया, केंद्र की खोज होगी। केंद्र की खोज होने के बाद क्या होती, कोशिका की बहुत सारी जो जानकारियां थी वो मिल गई, कोशिका विभाजन का पता चल गया, कोशिका विभाजित कैसे होती है सारी, मतलब जो केंद्र का जो अध्ययन हो गया, केंद्र की जो अपने इसमें जो खोज हो गई थी, उसके बाद मतलब जितनी कोशिका के बारे में जो आगे की जो कोशिका के बारे में जितनी भी आगे की जानकारी थी वो ज़्यादा संभव हो गई, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, ठीक है, ये आती है कि कोशिका सिद्धांत।
इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके यहाँ आती है कोशिका सिद्धांत और शेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत और शेल थ्योरी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत और शेल थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके नॉलेज के हिसाब से। शेल थ्योरी क्या होती है? शेल थ्योरी की बात करें तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, वो आपको ऐसे कैसे इनाम याद रखने हैं। यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, वो आपको ऐसे कैसे नाम याद रखने हैं। शेल थ्योरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले आता है 1838 की बात करें तो 1838 में जर्मन वनस्पति शास्त्री थे या वनस्पति वैज्ञानिक थे, उसका नाम मेल्थियस स्लाइडेन नाम था। उनका क्या नाम था? मेल्थियस स्लाइडेन, ठीक है। देखो सबसे पहले 1838 की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ 1838 की बात कर रहा हूँ। जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, मतलब बोटनिस्ट थे, ठीक है। बोटनिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मेल्थियस स्लाइडेन। मेल्थियस स्लाइडेन उनका नाम था, मेल्थियस स्लाइडेन, ठीक है। वनस्पति शास्त्री थे तो किस पे अध्ययन करेंगे बच्चों? वहाँ पेड़ पौधों पे अध्ययन किया। इसने क्या किया? मेल्थियस जो स्लाइडेन थे 1838 में विभिन्न प्रकार के पादपों पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पादप का जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो पहले भी अपन बात में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पादपों का जो शरीर होता है कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है। इसने कहा, जर्मन जो वनस्पति शास्त्री, इन्होंने कहा पादप का जो शरीर होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात होगी। उसी समय सेम टाइम उसी समय मतलब उसके आसपास ही 1839 के अंदर 1839 के अंदर ब्रिटिश प्राणी शास्त्री जिनका नाम था थियोडोर श्वान, उसी समय ब्रिटिश प्राणी शास्त्री जिनका नाम था थियोडोर श्वान, उसी समय ब्रिटिश प्राणी शास्त्री जिनका नाम क्या था बच्चों? थियोडोर श्वान। उन्होंने ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थे। प्राणी शास्त्री का मतलब क्या होता है? जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट है तो क्या करेंगे बच्चों? जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु थे, जीव थे, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। विभिन्न प्रकार के जो जीव थे, सजीव थे, उनके ऊपर जीव थे उनके ऊपर अध्ययन किया। और उन्होंने क्या पाया? इन्होंने क्या पाया कि जीवों की जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है ना, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थे, इन्होंने क्या विभिन्न प्रकार की प्राणी कोशिकाओं पर अध्ययन किया। और प्राणी कोशिकाओं पर अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया कि इनकी कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर क्या किया इसी ने, ठीक है, इसी ने ब्रिटिश प्राणी शास्त्री, लेकिन इसने पादप जो कोशिका थी उसकी जंतु कोशिका से तुलना करी। तो यहाँ पर इसने एक बहुत ही मोटी बात निकाली। वो क्या थी? यहाँ पर एक विशेष बात और निकाली इसने कि जो पादप जो कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाहर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो इन्होंने अंतर और स्पष्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश प्राणी थियोडोर श्वान ने कहा कि जंतु कोशिका पादप कोशिका लगभग संरचना में समान होती है, लेकिन अंतर इतना यह होता है कि जंतु कोशिका के बाहर पतले झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और पादप जो कोशिका होती है उसके बाहर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसीलिए क्या होती है? पादप की कोशिका आपको देखा होगा कि थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। अपनी जो कोशिकाएं होती है वो सॉफ्ट होती है, झिल्ली पाई जाती है। और पादप कोशिका के बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिससे क्या होता है? उसका आवरण जो होता है कठोर होता है ना, संरचना होती है वो ज्यादा कठोर होती है। तो उन्होंने क्या बताया इन्होंने कि इसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब दोनों ने मिलकर
1838 जर्मन जो वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था मेल्थियस स्लाइडेन, और 1839 की बात करें तो उस टाइम क्या थियोडोर श्वान, दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों रिसर्च किए और अपना जो अध्ययन था दोनों ने सम्मिलित रूप से किया और एक निष्कर्ष निकाला, और उस निष्कर्ष का नाम किया जाए सेल थ्योरी, उसका कोशिका सिद्धांत। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दे दिया। ठीक है, उन दोनों ने बच्चों मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखना, आपको पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेल्थियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब कोशिका सिद्धांत दिया था दोनों ने मिलकर। और कोशिका सिद्धांत क्या था बच्चों, तो कोशिका सिद्धांत यह था, कोशिका सिद्धांत में 2 पॉइंट आते हैं कि प्राणियों तथा पादपों शरीर कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। सही बात है, अपना शरीर है किससे बना, कोशिका से बना हुआ है, या कोशिका से उत्पाद से बना होता है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने ये कहा कि प्राणी तथा प्राणियों का जो शरीर होता है, प्राणी तथा प्राणियों का शरीर, ठीक है, कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से मिलकर बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, ठीक है, दूसरी बात क्या बताई, कोशिका उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक, ये बात बताई तुमने, कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तथा प्राणी तथा प्राणियों का जो शरीर होता है, प्राणियों तथा पादपों का जो शरीर होता है, ठीक है, वो कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। वापस सुन लो, 1838 वनस्पति, जर्मन वनस्पति शास्त्री जिनका नाम क्या था, मेल्थियस स्लाइडेन, और दूसरा 1839 जिनका नाम था थियोडोर श्वान, जो प्राणी शास्त्री थे, ब्रिटिश प्राणी शास्त्री, दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सभी सजीवों की जो संरचनात्मक क्रियात्मक कोशिका है, और सभी प्राणियों तथा पादपों का जो शरीर होता है वो कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। 2 लाइन आपको लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया कोशिका सिद्धांत। अब बच्चों कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, अब कोशिका सिद्धांत तो इन्होंने दे दिया, लेकिन एक बात यहाँ पे आके अटक जाती है, क्योंकि जब आपको अच्छा काम करते हो तो आपके पीछे लोग लग जाएंगे। जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके पीछे लोग लगेंगे, आपके क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। इनसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया, ठीक है, इनसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया। इनसे भी यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया। ठीक है, इन्होंने दूसरे ने पूछा कि ठीक है, आपने कोशिका सिद्धांत दे दिया, हमने मान लिया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक है, ठीक है, और सभी प्राणियों जो पादप है उनका शरीर होता है किससे बना होता है, कोशिका उसके उत्पाद में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इनसे ये पूछा गया कि बताओ कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, इनसे एक प्रश्न पूछा गया, किससे, स्लाइडेन और स्वान से, थियोडोर स्वान और जो मेल्थियस जो स्लाइडेन, इनसे एक क्वेश्चन पूछा। चलो कोशिका सिद्धांत तो आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप बताइए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया, बताइए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आप ये बता दो। ये बताने में असफल रहे, ये बता नहीं पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसलिए क्या हो गया, सिद्धांत हो गया वो असफल हो गया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत हो गया वो असफल हो गया। जैसे हम आपसे क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी बच्चे को आता है लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, वो तभी बताएगा जब उसकी टर्न आती है, जब उसकी बारी आएगी। ठीक है, जब उसकी बारी आएगी तो वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनसे पूछा गया लेकिन ये उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए इनका सिद्धांत हो गया असफल हो गया। लेकिन उसी समय बच्चों एक के दिमाग में उत्तर था, ठीक है, उसके लगभग बाद जो रिसर्च किया गया तो एक वैज्ञानिक ने इसका उत्तर खोज निकाला। एक जो साइंटिस्ट था उसने इसका उत्तर था वो खोज निकाला। वो साइंटिस्ट कौन था बच्चों, वो था रुडोल्फ विर्चो। 1855 की बात करते हैं, 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो कौन सा बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये देखो वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, इसने इसका उत्तर निकाला। किसका, इसका, इसका इसका उत्तर निकाल लिया इसने, रुडोल्फ विर्चो ने। और इसने कहा कि भाई मैंने इसका उत्तर निकाला है तो इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए रुडोल्फ विर्चो के पास इसका उत्तर का, इस प्रश्न का जवाब इसने खोज लिया था। क्योंकि 1855, 1838-39 में दिया गया। उसके बाद देखो 15 साल बाद, 15-16 साल बाद इसे रुडोल्फ विर्चो ने इसका उत्तर निकाला। प्रश्न क्या था कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है।
प्रश्न क्या था बच्चों कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसके पास रुडोल्फ विर्चो ने 16 साल बाद इसका उत्तर निकाला। तो इसने क्या उत्तर निकाला वो भी देखा, और इसने क्या उत्तर तो दे दूंगा लेकिन मेरा भी नाम चलना चाहिए, मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो तो कोशिका सिद्धांत था, है ना। और इसने क्या कर दिया, इसने कहा कि भाई मेरा मैं अलग से सिद्धांत दूंगा, ठीक है। इसने क्या कहा, तो मुझे मेरे अलग से क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे भी अलग से श्रेय मिलना चाहिए इसका खोज का। तो इसने क्या किया, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, है ना। मॉडिफाइड सेल थ्योरी, किसने, आपसे नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्यूटर एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी प्रकार का कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी। मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। किसने दी बच्चों, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, ठीक है। और इसके अनुसार क्या था, रुडोल्फ विर्चो के अनुसार क्या था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया इसमें, देखो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया सभी जीव कोशिका उनके उत्पाद से बने होते हैं, ठीक है। ये की वही बातें बता दी इसने, अपनी जो मॉडिफाइड या रूपांतरित सेल थ्योरी थी रुडोल्फ विर्चो ने, वो की वही बातें बताई पहले। तो लास्ट में उसका उत्तर दिया, सभी मतलब कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक का एक है, ठीक है। सभी प्राणियों का जो शरीर होता है, चाहे अपन पादपों की बात करें चाहे प्राणियों की बात करें, तो सभी शरीर जो प्राणी और पादपों का जो शरीर होता है वो कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर दो। अब तीसरी में उसका उत्तर आता है, तीसरी में इसका जो महत्वपूर्ण उत्तर देना था इसने यहाँ पे उत्तर दिया। ये उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो उत्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसने क्या कहा, उस जब इससे इसका वो प्रश्न का उत्तर था तो इसने अपने रूपांतरित सिद्धांत के अंदर, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत के लास्ट में जो उसका प्रश्न था, ये जो प्रश्न था नहीं नई कोशिका उत्पत्ति कहाँ, तो वो पॉइंट तो सारे ऐड कर दिए अपने सिद्धांत में, और लास्ट में क्या कहा वो भी इसमें ऐड कर दिया। इसने उसका उत्तर निकाल दिया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है, ये इसका उत्तर था। मतलब उससे जो पूछा गया था ना भाई नई कोशिका कैसे बनती, तो वो तो बता नहीं पाए, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने इसका उत्तर रूपांतरित जो कोशिका सिद्धांत है उसमें अपना उत्तर दिया। उसने क्या कहा कि जो नई कोशिका होती है उसकी उत्पत्ति पहले जो कोशिका होती है उसके विभाजन से होती है, यही होता है ना। अपने शरीर में क्या होता है, अपने शरीर में एक कोशिका से चालू होता है, फिर 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, इस प्रकार से विभाजन होता रहता है, ठीक है। तो कोशिका बन रही हो किससे, पहले वाली कोशिका के विभाजन से तो बन रही है, इसने तो सही बताया ये बिल्कुल, है ना। कोशिका कहाँ से बनती है, ऊपर से तो टपकती है। कोशिका कहाँ से बनती है, कोशिका विभाजन से ही बनती है। जो कोशिका है ये कोशिका है, ये विभाजन से ये कोशिका बन गई, इससे ये बन गई, इस प्रकार से नई कोशिका किससे बनती है, जो पहले से स्थित जो कोशिका होती है उसके विभाजन से बनती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिका के विभाजन से होती है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिका के विभाजन से होती है, यही बताया था इसने। इसको अपनी भाषा में कैसे बताया इसने, ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद रखना इसको, है ना। ये इसकी भाषा में इसने जो लिखा था इसको बोलते ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद रखना। ये नई मतलब नई कोशिका उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिका होती है उससे होती है। इसको इसमें उनकी भाषा में कैसे बोला गया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसने अपने जो कोशिका सिद्धांत में इस लैंग्वेज का यूज किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो बच्चों आज की कक्षा में जो अपन ने जो चालू की है बात, अपन ने इकाई थर्ड जो यूनिट थर्ड है वो चालू किया, जो कोशिका संरचना कार्य है उसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 8 है कोशिका जीवन की इकाई। तो उसमें आपने आज अपने पढ़ा कोशिका क्या है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेन ने क्या किया था इसमें, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की, कोशिका सिद्धांत क्या था, और रूपांतरित कोशिका सिद्धांत क्या था, और रूपांतरित जो कोशिका सिद्धांत हो किसने दिया था, इसके बारे में आज अपन ने परिचर्चा करिए। तो बच्चों इसके लिए आप देखो थोड़ा थोड़ा अपन जो ये एनसीईआरटी बेस पे है तो एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक डालनी है, ठीक है, बायो के नाम से। और जैसे अपने एनसीईआरटी की बुक आप 11th की बुक खरीद लेना, बुक स्टोर मिल जाएगी, और उस बुक में देखो वीडियो देखो, कुछ समझ में नहीं आया तो चैट करो हमसे मैसेज करो, फ़ोन करो, ठीक है, उससे पूछो हमसे कोई दिक्कत हो तो। आप जैसे अपने कोरोना की वजह से आपकी जो अपना असुविधा हो रही है तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर मिले, ठीक है, और अच्छे से हम आपको मेहनत कराए, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना बहुत है, और इसके नोट्स आप लाइन टू लाइन बनाते हो, जितने पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा उतने नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, आप चेक करेंगे, ठीक है, इतना बहुत है।